की राजनीति के इस दौर में प्रदीप माथुर की छवि इन धारणाओं को तोड़ने वाले नेता की रही है। 25 नवंबर 1955 को दिल्ली में जन्मे पूर्व विधायक का राजनीतिक सफर काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जातिवाद की राजनीति से उठकर जनता के दिलों में अपना विश्वास जमाया है और 4 बार विधायक बनकर विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता बनने तक का सफर तय किया है। केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदीप माथुर ने कई योजनाओं को मथुरा में लाने का काम भी किया है। राजनीतिक सफर में प्रदीप माथुर गांधी परिवार के करीबी लोगों में गिने जाते हैं। राजनीति में आने से पहले प्रदीप माथुर सीए और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक घटना ने उनका सफर राजनीति की ओर मोड़ दिया। न्यूज से खास कार्यक्रम शख्सियत में प्रदीप माथुर बताते हैं कि जब वो बीएसए कॉलेज से लॉ कर रहे थे, तब उस समय एक दुर्घटना में राजेंद्र शर्मा नाम के युवक की मौत हो गई। राजेंद्र घर में इकलौता कमाने वाला था। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने युवक के परिजनों की सहायता के लिए एक प्रचार अभियान चलाकर उसकी आर्थिक सहायता की। उनके मामा इंदिरा गांधी के फैमिली डॉक्टर थे। ऐसे में गांधी परिवार से करीबी रिश्ता रहा। 1984 में कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल ने उनका साक्षात्कार लिया और विधायक की टिकट फाइनल कर दी। उनके नाम को सुनकर जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया। 1985 में वो पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2002 से 2017 तक लगातार 3 बार विधायक बनकर विकास की राजनीति की। प्रदीप माथुर के राजनीति में आने की एक वजह ज्योतिष पर उनका अटूट विश्वास भी है। 1984 में एक ज्योतिष ने उनसे कहा कि उनके हाथ में प्रबल राजयोग है और वो विधायक बन सकते हैं। ज्योतिषाचार्य की बात उनके दिल दिमाग में बैठ गई और फिर उनकी दिशा राजनीति की ओर मुड़ गई। शख्सियत कार्यक्रम में प्रदीप माथुर ने अपने भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को रात 8:30 बजे किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शख्सियत और हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधानमंडल दल के अध्यक्ष और 4 बार के विधायक प्रदीप माथुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। सर, जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई राजनीति के सफर में, कैसे आना हुआ और यहाँ तक का सफर अब तक कैसे रहा? देखिए, मैं तो राजनीति में आना ईश्वर की कृपा ही कहता हूँ। श्री बांके बिहारी जी, यमुना जी, द्वारकाधीश जी की कृपा कहता हूँ, क्योंकि एक अनजाने शहर में मैं आया था जहाँ मुझे कोई भी नहीं जाना करता था। और ये बात है सन 78 की, जब मेरे पिताजी मथुरा में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होते थे और उनका अचानक स्वर्गवास हो जाता है और मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे, मेरे 3 छोटे भाई और थे और मेरी माँ थी, तो कच्ची गृहस्थी होने के नाते मुझे दिल्ली से मथुरा आना पड़ा। और सीए की पढ़ाई के साथ साथ मैंने बीएसए कॉलेज में लॉ भी ज्वाइन कर लिया तब। और लॉ ज्वाइन करने के बाद एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कोइंसिडेंस हुआ कि बीएसए कॉलेज के सामने एक ट्रक एक्सीडेंट होता है और एक हड़कंप सा हंगामा सा मचता है। चूँकि मैं लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से उम्र में कंपैरेटिवली बड़ा था और मैं सीए की पढ़ाई ऑलरेडी कर रहा था, लॉ के स्टूडेंट्स उम्र में छोटे थे, तो वहाँ लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ट्रक में आग लगा दी जाए और उस जो एक्सीडेंट में युवा जो है घायल पड़ा है उसको ध्यान ना देके एक रास्ता जाम करके और स्थिति बनाई जाए। तो मैंने लोगों को रोका और उस बच्चे को मैंने कहा पहले इसे ज़िला अस्पताल ले जाओ, और उसके बाद आग लगाने से रोका गया। कई लोग थे, मैं अकेला नहीं था, और उसमें कई छात्र लोग, सब लोग लेकर उस बच्चे को वहाँ ज़िला अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर कि उस घायल अवस्था में उसका करुण अंत हो जाता है। पता लगता है वो एक गरीब विधवा ब्राह्मणी का एक इकलौता पुत्र था जो कि कमाई करता था, घर का लालन पालन करता था। माँ जो थी वो खाना बनाया करती थी और उस बच्चे का नाम था राजेंद्र शर्मा। हम सब लोग शाम को, हम सब बच्चों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए, घर के बारे में पता किया और उसकी पोस्टमार्टम हुआ। फिर 250 रुपये इकट्ठे करके उसकी अंत्येष्टि कराने के लिए पैसा दी। अंत्येष्टि हुई, शाम को हम कुछ मित्र लोग उसके घर जाते हैं, उसके घर की दुर्दशा देखते हैं कि खाने को रोटियां भी नहीं है। तो उसी दिन हम प्रण लेते हैं कि इसके परिवार को हमें रिसेटल करना है
और उसकी एक छोटी बहन हुआ करती थी जो कि मेरे ख्याल से 15 साल की होगी, 16 साल की होगी। हम लोगों को उस दिन ज़माने में हमारे गुरुजी होते थे दयाल कृष्ण जी, वो हम लोग उनके पास गए। हमने कहा गुरुजी इस परिवार को हम सेटल करना चाहते हैं, अखबारों का सहयोग मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उस ज़माने में टेलीविज़न इतने पॉपुलर नहीं होते थे, तो उन्होंने अमर उजाला के संस्थापक जो थे स्वर्गीय श्री डोरीलाल अग्रवाल जी के लिए श्री दयाल कृष्ण जी एडवोकेट राय बहादुर जमुना प्रसाद के जो पुत्र और बड़े फेमस वकील थे मथुरा के, और BSA कॉलेज में एक सीनियर लॉ के प्रोफेसर थे, उन्होंने डोरीलाल अग्रवाल जी के लिए चिट्ठी दी। हम लोग जाके मिलते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि छात्र एक दिशा को दूसरा रूप दे रहे हैं, वरना तो छात्र हमेशा ही उद्दंड होते आए हैं। और वो उसके परिवार को, गरीब विधवा ब्राह्मणी के परिवार को सेटल करना चाहते हैं, जिसका कि कमाऊ पूत एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो जाता है जिसका। उन्होंने बिल्कुल हमारी बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, राजेंद्र शर्मा परिवार सहायता कोष का गठन किया जाएगा। दयाल कृष्ण जी साहब और KP जैन साहब दूसरे एडवोकेट जो होते थे, जो कि BSA कॉलेज के वो भी प्रोफेसर थे, उनको ट्रस्टी बनाया जाता है। और हम लोग, मैं, रमेश पचौरी और अब्दुल जब्बार, 3 लोग जो है निकलते हैं इस मुहिम में, और लगभग 20 दिन की मेहनत अलग अलग कॉलेजों में जा जाकर जगह जगह भाषण दे देकर और पैसे इकट्ठा करते हैं। और आप विश्वास मानिए कि डोरीलाल जी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि 10 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा जो पैसा इस राजेंद्र शर्मा परिवार सहायता कोष में देगा, उसका नाम अखबारों में छपेगा। तो वो एक कारवां बढ़ता चला गया और रोज़ पैसे आते थे, उस फंड में जमा होते थे, लोगों के नाम छपते थे। एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई और हम लोगों ने जगह जगह कॉलेजों में, नुक्कड़ों में, दुकानों में जाके भाषण दिए, सब कुछ किया, और लगभग 50,000 रुपये उस ज़माने में इकट्ठे हो गए। 40,000 रुपये उस विधवा ब्राह्मणी के लिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, और 10,000 रुपये उस बिटिया के लिए रखवा देते हैं कि जब वो एडल्ट हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए हम कर देते हैं। तो इस तरह से उसकी 40,000 रुपये से उनको लगभग 250 पौने 300 रुपये महीना पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और 2 साल बाद हमने जो है और पैसा मिलाया और 20-25 हज़ार रुपये में उस लड़की की शादी कर दी। तो एक तरह से एक सामाजिक कार्य हमारे बायोडाटा में जुड़ा। मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहा। मैंने BSc ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी थी, वहाँ टॉप किया था, और पापा की मृत्यु के बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। CA करते करते लॉ ज्वाइन किया, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। 79 में मैंने IAS भी क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, फाइनली मैं आउट हो गया। तो इस कार्य के बाद मुझे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और सामाजिक मान्यता मिली। मजाक में मेरे मामा जो है प्रधानमंत्री के डॉक्टर होते थे, वो नेहरू जी के डॉक्टर थे, वो इंदिरा गांधी जी के 19 साल डॉक्टर रहे, वो राजीव गांधी जी के डॉक्टर थे, और उस परिवार के एक मुखिया की तरह थे, जिनको पूरा परिवार अपने बुजुर्ग की तरह मानता था। अभी भी वो ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं और हमारे बीच में आज भी हैं। तो हम वो एक बायोडाटा बना के, फिर उसके बाद क्या होता है कि रमेश मिश्रा एक वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। वो हमारे ऊपर एक कहानी लिखते हैं संकल्प करके, मनोहर कहानियों। तो वो कहानी छपती है और उस कहानियों को पढ़ के पूरे देश से मेरे पास लगभग 4 बोरियां भर के पत्र आते हैं, और बोले यदि कोई छात्र चाहे तो जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। एक युवा पीढ़ी यदि सही डायरेक्शन में लगे तो देश की दिशा बदल सकते हैं। तो इस तरह के पत्र हमारे पास आए, जिसे पढ़ के हम बड़े उत्साहित हुए। उस कहानी को पढ़ के एक मानव सेवा संघ नाम की संस्था ने हमें एज अ बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड ऑफ द स्टेट दिया, ऑफ द कंट्री दिया। इससे पहले जब तक दयाल कृष्ण जी MLA बन गए थे, मंत्री बन गए थे, वो भी हमारे सामाजिक कार्य से बहुत प्रेरित थे और बहुत खुश थे। उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हम लोगों को बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द स्टेट अवार्ड माननीय राज्यपाल जी के हाथ से मिला, 1,000 रुपये की धनराशि दी गई। तो इस तरह से एक मेरा मथुरा में सामाजिक बैकग्राउंड तैयार हुआ।
जो राजनीति जब जिस समय से आपने शुरू की और वर्तमान की राजनीति में कितना फर्क महसूस करते तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद हमने मजाक मजाक में टिकट के लिए अप्लाई किया। मामा ने कहा कि तुम प्रैक्टिस करो, कहाँ नेतागिरी में पढ़ते हो, कायस बिरादरी कहाँ राजनीति में होती है। हालांकि शिवचरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनवाने में उन्हीं का बहुत योगदान था राजस्थान के। तो फिर भी मैंने कहा, तो उन्होंने माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी से कहा कि मेरे नेफ्यू का मामला है राजीव, इसे देखिए, यदि हो सकता हो तो उसे टिकट दीजिए। इंटेंशंस कोई मेरा फाइट नहीं थे। गुरुजी का मैं बहुत सम्मान करता था और मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि मुझे टिकट मिल जाएगा। मजाक मजाक में प्रधानमंत्री निवास से एक दिन फोन आता है कि आप आ सकते हैं। मैं, राकेश यादव जिन्हें मामा कहते हैं, वो जब्बार साहब, हम तीनों कार की टैक्सी लेते हैं। तब हम लोग स्कूटरों पे चला करते थे, साइकिलों पे चला करते थे। तब दिल्ली जाते हैं। अहमद पटेल साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे और अरुण सिंह साहब भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे राजीव जी ने। दोनों ने बड़ा टफ इंटरव्यू लिया और ये कहा, मिस्टर माथुर बेस्ट ऑफ लक, इवन इफ यू वोंट गेट द टिकट, हमें आप जैसे पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता है। मैंने कुछ लोगों से, मेरे पास एक हफ्ते 10 दिन पहले फ़ोन आया कि आप टिकट की तैयार करिए। मैंने कुछ लोगों से कहा भी, तो लोगों ने कहा कि तुम्हें कहाँ से टिकट मिल जाएगा, कैलाश बाबू इतने सशक्त व्यक्ति हैं, तुम्हारी कोई बिरादरी का इक्वेशन नहीं है। सन 84-85 की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा टिकट मुझे मिलेगा, पैसे पास थे। तो आप विश्वास मानिए कि कुछ तमाम लोगों को मैंने, लोगों के एप्लीकेशन, जब्बार मियाँ की भी एप्लीकेशन भरवाई, सरोजनी कुलशेखर की भी एप्लीकेशन लगवाई, किसी 2-4 लोग तो साथ हो। तो फिर टिकट की घोषणा हो गई। हड़कंप मच गया कि राजीव जी को दे दो तार, कांग्रेस की हो गई यार, तमाम बसें बाकी नहीं दिल्ली। और कहा कि किसे आपने टिकट दे दिया है तो हार जाएगा। उधर यहाँ पे भरतपुर में इंदिरा जी का एसेसिनेशन होके चुका था। लहर तो थी कांग्रेस की, परंतु भरतपुर के राजा जो थे मान सिंह जी का हत्याकांड हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट जो है, गोलीकांड हो गया था, उसका इम्पैक्ट मथुरा पे था। पैसे पास नहीं, चुनाव लड़े। भूषण अंकिल जो है L&K वाले, उन्होंने बहुत सहायता करी, तमाम लोगों ने सहायता करी। कुंदन लाल चतुर्वेदी जी, अब्दुल सत्तार साहब, धीरे सिंह यादव जी, रविंद्र मुकद्दम जी, रमेश चंद्र गर्ग जी जैसे पुरयोद्धा कांग्रेसियों ने जो एक वो बनाया, एक ग्रुप बनाया, मुझे चुनाव लड़वाया। भूषण अंकिल और तमाम लोगों ने लगभग 30-40 हज़ार रुपये में मैं चुनाव लड़ा। पंडित कीर्तिपाल शर्मा जो बाद में हमारे साथ कांग्रेस में आ गए थे, उनसे एक इलेक्शन हुआ, मैं चुनाव जीता लगभग 5,000 वोटों से। और इस तरह से अचानक पदार्पण राजनीति में हुआ मेरा। वर्तमान की अभी राजनीति जब आप देखते हैं तो देखिए, राजनीति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हर समय राजनीति अपॉर्चुनिटिज्म की रहती है। और उस ज़माने में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी सरकारें बनाया करती थी, बाकी तो ये जनता दल और ये सब सरकारें वो हुआ करती थी। 77 में जनता दल की सरकार आई थी, फिर कांग्रेस की आ गई थी। अब उसके बाद मैं थोड़ा ये और बता दूं कि मैं इसमें ज़्यादा विश्वास करता हूं जन्मपत्री को देख रेख में। और एक हमारे सेल टैक्स ऑफिसर होते थे महेंद्र सिंह वर्मा, यही पड़ोस में रहा करते थे। उन्होंने मेरी जन्मपत्री देख के बताया कि बड़ा प्रबल राजयोग है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने IAS तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये राजयोग किस बात का? बोले नहीं, तुम्हें MLA का चुनाव लड़ना है। उसी से मैं प्रेरित होकर मैंने सब किया। तो जब उन्होंने जन्मपत्री बोले प्रबल राजयोग और आप MLA का चुनाव लड़ो, आप MLA बन जाओगे, तो मैंने कहा MLA बन जाऊंगा? मैं तो बुकवर्म हूँ, किताबी, बिल्कुल लो प्रोफाइल आदमी, मुझसे तो ऊंचा बोलना भी नहीं आता, जो अब भी मैं ऊंचा नहीं बोल पाता। अब मेरा नेचर अभी भी उसी तरह का है लगभग। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जब चुनाव में जीतने के बाद, जब फिर 89 में चुनाव आता है, बोले अगला चुनाव तुम हारोगे। मैंने कहा क्यों हारूंगा, इतने काम कराए, गोकुल बैराज ये वो तमाम काम गिरा दिए मैंने। बोले चुनाव हारोगे, ग्रह नहीं बोलते। बोले अब तुम 2002 में चुनाव जीतोगे। मैंने कहा 12 साल क्या करूंगा? बोले दुकान चलती रहेगी और जनता की सेवा करो। तो आप विश्वास मानिए, 2002 में फिर से टिकट मिला, MLA बना। फिर 2007 से लेकर 12 तक फिर टिकट मिला, फिर MLA बना। फिर 2012 से फिर MLA बना, 17 तक MLA बन गया। तो उन्होंने फिर भी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, 2017 के बारे में लोगों ने कहा था मुझे जन्मपत्री देके कि आपके चुनाव नहीं जीतो।
तो मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और जन्मपत्री में विश्वास करता हूँ, भाग्य पे विश्वास करता हूँ और कर्म में विश्वास करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे राजनीति की, क्या लगता है कि जब आपने स्टार्टिंग की राजनीति की उस समय एक सिद्धांतों की लड़ाई हुआ करती थी, अब पार्टियों का सिद्धांत नहीं रहा, जिस तरीके से अभी देखने को मिला है, जो भाषा शैली का इस्तेमाल होता है उसका असर वोटरों पर आप किस तरीके से मानते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस जमाने में बहुत सम्मान होता था, बुजुर्गों का भी सम्मान होता था, टीचर्स का भी सम्मान होता था, अपने से बड़ों का सम्मान होता था। आज के ज़माने में इस भागती हुई जिंदगी में पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है और चमक धमक की वैल्यू बढ़ गई है। नेताजी गाड़ी से उतरे हैं, 8-10 कमांडो उतरे हैं, 4-5 बंदूक वाले उतरे हैं और 8-10 गाड़ियाँ चले। मुझे याद है कि पहली बार तो शुरुआती दौर में मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। एक जीप ली थी UMN 1, वो भी चोरी चली गई थी, तो काफ़ी दिनों तो ऐसे घूमते रहे रिक्शा विक्शा में। फिर इवन 2002 में मेरे पास जैन कार हुआ करती थी, तो लोग कहते थे यार जैन में चलते हो प्रदीप, C47 में छोटे से मकान में रहते हो, क्या यार विधायक से लगते ही नहीं। जब मथुरा में अगर बात करें हम लोग कांग्रेस पार्टी की, तो कहाँ आप स्टैंड करते हैं पार्टी को लेकर, कहाँ मतलब कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, मथुरा वृंदावन कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कांग्रेस मजबूत है। ये पिछली लहर को छोड़ दीजिए, इसमें हम EVM की भी गड़बड़ी कह सकते हैं या एक पर्टिकुलर लहर चल रही थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने इस कदर काम कराए हैं मथुरा में कि यदि काम के ऊपर राजनीति आकी जाती हो तो जनता बराबर, जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता ने मुझे लगातार 15 वर्षों तक जिताया, उधर 85 में जिताया। ये भी मान सकता हूँ कि उड़द की दाल खाते खाते जनता बोर हो जाती है, उन्होंने कहा फिर मूंग की दाल का स्वाद चखो। पर जब मूंग की दाल में कंकड़ आने लगते हैं तो फिर जनता को तकलीफ होती है और जनता महसूस करती है कि हमसे गलती हुई। तो अब लग रहा है कंकड़ आ रहे हैं। अब ये तो जनता बताएगी, वक्त बताएगा। हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बीजेपी तो जुमलों वालों की पार्टी है, इतना झूठ बोलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब जनता पहचान चुकी है। स्थानीय मंत्री जी से बहुत उम्मीद थी कि वो मथुरा के लिए बहुत कुछ करेंगे, परंतु सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं हुआ। और बल्कि हमने जो काम अधूरे छोड़े थे वो भी पूरे नहीं हुए। मथुरा गोवर्धन की रोड अधूरी पड़ी हुई है, रिवर फ्रंट अधूरा पड़ा हुआ है। हमने वो सैंक्शन कराए थे छाता कोची के रेलवे ओवर ब्रिजेस, वो भी अधूरे पड़े हुए हैं। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की बड़ी बड़ी लंबी बातें की गई थी। गंगा पुत्र मोदी जी बने थे और गंगा के साथ यमुना भी समावेशित होती है, संगम अभी हो ही रहा है, यमुना जी उसमें भी जा रही है। कहाँ यमुना की सफाई हुई? बड़े बड़े वायदे किए गए, कुछ भी नहीं हुआ। लाइट आ रही है कि नहीं? देखिए, लाइट तो जब कोई मंत्री होता है जिस स्थान का होता है तो स्वाभाविक है वो चेयरमैन यूपी पावर कॉर्पोरेशन को क्या अपनी सीट गंवानी है कि वो मंत्री के क्षेत्र के आदमी को व्यक्ति को क्या बिजली नहीं देंगे? ये कोई एहसान नहीं है। जहाँ का जो मंत्री होता है वहाँ की जनता को वो, यदि यहाँ का PWD मिनिस्टर होता है, यहाँ की सब सड़कें ऑटोमेटिक बन गई होती है। यहाँ के ऊर्जा मंत्री है तो लाइट आ रही है तो वो एहसान नहीं कर रहे, वो कुछ करते अलग करते हैं, अलग बातें करते हैं। क्योंकि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ 600 करोड़ आए, 500 करोड़ आए, कहाँ आए भाई? वो इनके साथ क्या होता है कि ये तो मुंह से बोल देते हैं बिना सोचे समझे। मंत्री जी की बात नहीं कर रहा, भाजपा की बात कर रहा हूँ। 2000 करोड़, 5000 करोड़ कहते रहेंगे, आदमी भूल जाता है, जुमले छोड़ते हैं और फिर बात भूल जाते हैं। नहीं, जब कांग्रेस जीतती है तो कहीं EVM की बात निकल कर नहीं आती, लेकिन जब हार देखने को मिलती है तो फिर EVM को एक मुद्दा होता है। हमने तो अपने बड़े नेताओं से भी कहा कि साहब आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, EVM में गड़बड़ी नहीं कराई होगी। EVM की खूब सेटिंग हो सकती है। जब अमेरिका जैसे लोग कंट्री ने EVM को नकार दिया है, कितनी बार कहा गया कि EVM को चेक कराइए, वो चेक नहीं कराते हैं। जब भी सारी पार्टियां जाती हैं कोई चेक नहीं कराती। तो स्थिति क्या है कि मुझे तो डाउट है कि EVM में गड़बड़ी होगी। ये बताइए मंत्री जी का कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन था मथुरा में कि वो पहले यहाँ पर उनका काम हुआ हो और 1.25 लाख की वोटों से वो जीतते हैं। तो व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? कौन सी ऐसा था कि प्रदीप माथुर के बारे में सब कह रहे थे, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे थे। तो अब बहरहाल बात पुरानी हो गई। अब चुनाव समय 2 साल निकल गया, 4 साल पार्लियामेंट के निकल गए, चुनाव स्थिर पर है। अब इन बातों पर लकीर पीटने से फायदा नहीं है। चलिए, बात जारी रहेंगी। माथुर साहब से बात का दौर इसी तरीके जारी रहेगा, सवाल और जवाब इसी तरीके से चलते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। सर, पद्मश्री
पुरस्कार से आपको नवाजा गया। बहुत लोगों का सपना होता है पद्मश्री, तो ये कैसे संभव हुआ और कैसे ये अचीवमेंट मथुरा के लिए, क्योंकि मथुरा के लिए भी बहुत एक गौरवान्वित करने वाली बात है। एक दिन एकाएक मेरे एक मित्र श्री सुरेश चतुर्वेदी ने कहा कि आप पद्मश्री के लिए आवेदन करिए। तो मैंने कहा कि ना तो मैं उतना योग्य हूँ और न मेरे पास ऐसा कोई प्रभाव है जिससे कि ये सम्मान प्राप्त हो सके। बोले प्रयास करने में कोई कठिनाई नहीं है। और मैंने उनकी इस बात से प्रभावित होते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दिया पद्मश्री के लिए। 25 जनवरी को मुझे गृह मंत्रालय से ये सूचना मिली कि आपका पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक सूचना थी। और फिर 25 जनवरी को ही जो समाचार था वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, तो विश्वास हो गया कि गृह मंत्रालय का सही सूचना है सही है। और उसके पश्चात फिर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने आसपास के जो समाचार पत्र थे उनसे फ़ोन आए और मुझे जो बधाई के साथ साथ कुछ विवरण पूछा गया वो मैंने बताया। तो मुझे जब मैंने ऑनलाइन आवेदन किया तो कोई ये विश्वस्त रूप से मन नहीं था कि मुझे पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हो जाएगा। एक कर दिया और ईश्वर की कृपा और संतों का आशीर्वाद, मित्रों की शुभकामनाएं, सभी से ये सम्मान प्राप्त हो गया। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सफ़र, क्योंकि मुकाम सबको दिखता है लेकिन वो सफ़र हर व्यक्ति नहीं देख पाता, तो क्या लगता है कि ये जो पद्मश्री का जो सम्मान मिला है वो काफ़ी पहले मिल जाना चाहिए था? मेरे सभी शुभचिंतक और मित्र तो इस बात को कहते हैं, लेकिन नियति का तो एक अलग क्रम है। हर चीज़ उसके अपने समय से होती है। मेरी साधना तपस्या जो भी आपके हैं वो अनवरत थी और जब उसका समय आया तो ईश्वर ने कृपा की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्रदीप माथुर जी से। सर, मथुरा में अगर बात की जाए, कांग्रेस की जब बात आती है तो कितना मजबूत है मथुरा का संगठन? देखिए, शहर का संगठन तो काफ़ी मजबूत है, नेटवर्किंग अच्छी है, ज़िले में भी काम हो रहा है, पर और ज़्यादा मुस्तैदी से काम हो तो अच्छा है। और हमारे अध्यक्ष जो हैं सोहन सिंह सिसोदिया, उन्होंने पूरा प्लान आउट किया है। ब्लॉक स्तर पे मीटिंग्स करना वो शुरू होने जा रही हैं। संगठन तो पूरे ज़िले का बना हुआ है, उसमें धार देने की ज़रूरत है। तो वो धार, ऐसा लगता है कि कभी कभी जब एकमात्र ऐसा कांग्रेस का ही संगठन होगा, 2 जिलाध्यक्ष होते हैं, 2-2 पद सबका होते हैं, तो ये कांग्रेस में क्या अंदर भीतर का कुछ चल रहा है? देखिए, मैं सीधे ये कहना चाहूँगा, मैंने राज बब्बर साहब से भी कहा कि आपने ये सब करके मेयर की सीट हमें हरवा दी। हुआ क्या था कि मेयर का कैंडिडेट के लिए 5 लोगों की कमेटी बनी थी और उसमें हमने बहुत सोच समझ के मोहन सिंह जी को पिक किया था और उनका टिकट हमने फाइनल कराया था। क्योंकि जिला अध्यक्ष और अलग ऑब्जर्वेशन के बाद क्योंकि नगर निगम बनाने में मेरा पूरी अहम भूमिका थी, उसके पीछे सोच ये थी, घोषणा बीजेपी ने करी थी, उसके पीछे सोच ये थी कि मथुरा को वृद्ध मथुरा बनना चाहिए और इसीलिए नगर निगम की स्थापना कराई गई थी। जो प्रत्याशी चुने गए उसके लिए उनकी लिस्ट तैयार हुई थी और लिस्ट तैयार होने के बाद जो है वो हाईकमान को भेज दी गई थी। अब पता नहीं हाईकमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने क्या सोचा कि मथुरा में एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दीजिए। उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। अब क्या हुआ कि कायदा ये कहता था कि जो सिंबल बांटने का अधिकार वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था, या तो शहर अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए था या मुझसे पूछ के किसी आदमी को देते, क्योंकि जिसकी टीम मेयर का चुनाव लड़वा रही है उसी के हिसाब से पार्षदों के टिकट मिलने चाहिए थे। अब हुआ क्या, पावर अपोजिट कैंप को दे दी गई कि आप पार्षदों के टिकट बांटिए। उन्होंने 70 टिकटों की ऐसी छींटा लेदर करी कि मुश्किल से 7-8 लोगों को, जिनकी हमने लिस्ट में नाम डाले थे, उनको टिकट मिल पाए। बाकी सब अफलातून टिकट दे दिए गए।
आप विश्वास मानिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो भी कांग्रेसी लोग हैं, परंतु जिन लोगों ने वार्डों में काम किया हो, जो लोग एक रिकॉग्नाइज लीडरशिप रखते हों अपने अपने क्षेत्रों में, यदि आप उनको टिकट देते हैं तो जनता उन्हीं को वोट देती है। 100 वोट, 200 वोट, 250 वोट में सिमट गए वो लोग, और उन्होंने मेयर के टिकट भी, वोट भी शायद नहीं मांगी। हम मेयर को लेके चल रहे थे, हमारे बेटे की शादी थी, ये सब नहीं हो पाता यदि डॉक्टर मयंक की शादी नहीं होती, और ये सब चीज़ें हमारी मुट्ठी में रहती। हम शादी में व्यस्त थे, इस कारण उस तरफ देख नहीं पाए, और टिकटों में भी इस तरह घालमेल हो गया। हमारे ग्रुप के लोगों को 5-7 लोगों को टिकट मिला, और बाकी लोगों को जिनको हम बता रहे हैं, बाकी सब लोग 15 सीटें छोड़ दी गई, वे खाली छूट गई। और नतीजा क्या हुआ कि 82,000 वोट लेके, 83,000 वोट लेके, यदि मेयर के अलावा पार्षद हमारी चॉइस के होते, हमारे अध्यक्षों की चॉइस के होते, जनता की चॉइस के होते, तो वो मेयर के लिए भी वोट मांगते और मेयर जीतते। नहीं, ऐसा क्यों कभी आपने प्रयास नहीं किया? क्योंकि आप विधानमंडल के अध्यक्ष रहे हैं, 4 विधायक रहे हैं, पक्ष विपक्ष और पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस में ही पक्ष विपक्ष है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मंच में सबको लाना चाहिए? बिल्कुल लाने चाहिए, और कई बार आए। महेश पाठक जी जब पिछली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे तो हमने ज़बरदस्त तरीके से उनका काम किया था। और कुछ लोग ट्रेडिशनली विरोध करने वाले होते हैं, उनकी आदतन विरोध करना होता है, हमारा विरोध करते हैं, पर हम कभी कोशिश नहीं करते कि ठीक है, लोकतंत्र है, विरोध करना। मैं समझता हूँ कि जब प्रतिस्पर्धा होती है अलग अलग ग्रुपों में तो पार्टी ज़्यादा मजबूत होती है। यदि किसी के, मैं अपने उसमें कहता हूँ कि जब एक समय ऐसा था जब सब चीज़ें मेरी जेब में थी, तो मैं समझता था कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब कोई कंपटीशन नहीं है तो आदमी सुस्त हो जाता है, एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, और कुंद हथियार हो जाता है। और जब लोग दौड़ते हैं और एक कंपटीशन होता है तो हथियार में धार लगी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में कंपटीशन होना चाहिए, ग्रुपिज्म होना चाहिए, उससे पार्टी मजबूत होती है, पार्टी को नुकसान नहीं होना, पर बंटवारा इस तरह होना चाहिए कि पार्टी का हितों का हनन ना हो। हम मतभेद तो रखें पर मनभेद ना रखें। मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि मैं इस बात पे एग्री करूं, मैं इस बात पे एग्री ना करूं। कहीं ऐसा तो नहीं है जब बात होती है जिस तरीके से आपने कहा कि मुझे लगा कि सब चीज़ मेरी जेब में है, तो वो एक ईगो कहीं आड़े आ गया, वो पार्टी में एक बटन का काम कर रहा था? जब मैं नेता कांग्रेस विधानमंडल दल था, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और लीडर ऑफ द पार्टी, वो समकक्ष होते हैं। मैं राजबब्बर साहब के साथ, मैं और राजबब्बर साहब दोनों समकक्ष रहे। तो स्वाभाविक होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जिला होगा तो उसमें मैं नहीं बोलूँगा, बोले आप जिसे चाहे बना लीजिए, एक ये प्रोटोकॉल होता है। और ऐसे ही जब मैं लीडर ऑफ द पार्टी रहा तो ये प्रोटोकॉल था, अध्यक्ष जी ने कहा, निर्मल खत्री साहब होते थे, कि माथुर साहब जिसे चाहे उससे बना लीजिए। तो इतना तो रखा ही जाता है कि जब आदमी सर्वोच्च पदों पे होता है तो उससे पूछ के किया जाता है, और किसी को दबाने की कोशिश नहीं की गई, किसी को हटाने की कोशिश नहीं की गई। लोग ठीक है, बस ऐसे ही है। नहीं, विरोध इतना क्यों ऊंचे स्वर में पहुंच गया? जब जे नर्म योजना आई तो लगा कि कुछ कायाकल्प होगा, तो फिर वो राजनीति की बेस चढ़ गई। गवर्नमेंट थी, माननीय सोनिया गांधी जी से कहकर हमने विश्वास मानी है कि माननीय हेमा मालिनी जी एक सेलिब्रिटी हैं, सांसद हैं, वो मथुरा को स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं करा पाई। और मैंने मथुरा को सारे नॉर्म्स के खिलाफ होते हुए भी अपने व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर सोनिया गांधी जी से मथुरा को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में शामिल करा लिया। स्थिति क्या है कि सरकार समाजवादी पार्टी की, और मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत हमारी मदद करी, यहाँ पे शिवपाल जी ने यहाँ के विकास के लिए जो भी मैंने कहा उन्होंने काम किए। पर कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। तो सुनिए ना, बात उसी पे आ रहा हूँ। तब वहाँ पर कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि जो DPRs बना सके, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैं चीख के विधानसभा में आजम खान साहब से कहता था, नगर विकास मंत्री, और मुख्यमंत्री से कहता था कि आप एक डिपार्टमेंट ऐसा बना दीजिए जो कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जानता हो। आप देखिए सदर्न स्टेट्स में आप जाएंगे, दक्षिण के राज्यों में, उनके यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो स्मेल आउट कर लेते हैं कि केंद्र कौन सी योजना ला रहा है, और उसकी DPRs एडवांस में तैयार कर लेते हैं,
और जैसे ही उनकी घोषणा होती है डीपीआर प्रस्तुत करते हैं और जल्दी से पैसा ले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में, तत्कालीन सरकार में डीपीआर तैयार नहीं हो पाई। अभी इलेक्शन की सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग रही हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं, कांग्रेस बहुत तेजी से काम हो रही है। देखिए, अभी शहर कांग्रेस कमेटी की चुनाव की तैयारी के लिए एक बड़ी वृहद मीटिंग हो गई। 2-3 दिन बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है। उसके बाद ब्लॉकों में मीटिंग शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद न्याय पंचायत लेवल पे मीटिंग शुरू हो जाएंगी। जबरदस्त तरीके से काम होगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन अब बन गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? मंशा तो भारतीय जनता पार्टी को हराने की थी। अच्छा होता है कि ये कांग्रेस को लेकर चलते। कांग्रेस यूपीए का गठन होगा। मैं आपको, आप लिख लीजिए कि देश में सरकार यूपीए की बनेगी, हेडेड बाय कांग्रेस। और ये जितने भी अलाइज हैं ये बार्गेन करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, ये सब कांग्रेस से बार्गेनिंग करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस के साथ आने से उन्हें नुकसान होगा, जो पिछली बार जो देखने को मिला? ऐसा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अभी आप देखिए 3 राज्यों में जीत के बाद पूरे देश में उत्साह बढ़ा है, लोग कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं। जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्रियों ने काम किया, 1 घंटे के अंदर तो मध्य प्रदेश में किसानों के ऋण माफ कर दिए गए वोट लेने के बाद। 2 दिन बाद माननीय अशोक गहलोत जी ने ऋण माफ कर दिए किसानों के, और 2 ही दिन बाद छत्तीसगढ़ में ऋण माफ हो गए। हम लोग 72,000 करोड़ के ऋण पहले भी माफ कर चुके। क्या मथुरा से प्रदीप माथुर साहब लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, मैंने कोई इस तरह का कोई विचार नहीं बनाया है, ना ही मेरी कोई इच्छा है। परंतु यदि हाईकमान चाहेगा तो उस बात को मैं मना कैसे कर पाऊंगा। पर मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। अगर आपकी नहीं है, अगर महेश पाठक जी भी कांग्रेस में पुराने नेता हैं, अगर नाम आ गया है तो आप संस्तुति करेंगे और सहयोग करेंगे? स्वागत है, लड़े चुनाव, हम समर्थन करेंगे। राजनीति में कहा जाता है कि एक के बाद एक कड़ी जब आगे चलती है, तो प्रदीप माथुर साहब अपना उत्तराधिकारी राजनीति में किसे मानते हैं? जब एक मन हुआ कि अब मुझे राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अरे अभी कहाँ से संन्यास, अभी तो नेताओं की जवानी। एक दिन राहुल गांधी जी के साथ में बैठा था, उन्होंने मुझसे कहा कि प्रदीप जी, वो मुझे एक लिस्ट दीजिए बना के कि जिसमें कि डायनामिक लोग हों उत्तर प्रदेश के। तो मैंने लिस्ट बना के दी, उसमें 45 से लेकर 65 साल तक के लोग थे, और सबके आगे मैंने एज लिख दी। राहुल जी बोले, तो आपने सब सीनियर्स की लिस्ट दे दी। मैंने कहा, सर ये सब बहुत ठुके पिटे लोग हैं और इनको बहुत अच्छा राजनीति का ग्रास रूट पे ज्ञान है। और बोले, भाई नहीं, आई वॉज आस्किंग नेम्स फॉर दोज हु आर 30+ वाले। मैंने कहा, वो तो यूथ कांग्रेस के लोगों से मानिएगा। ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये लिस्ट उन लोगों की है, यदि इन लोगों को आपने काम दे दिया तो ये कांग्रेस को खड़ा कर देंगे। फिर मैंने कहा, सर एक बात और सुनिए कि नेताओं की जवानी 60 साल से शुरू होती है, और नेता 60 साल में ही जाके परिपक्व होता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नर्स बने हुए हैं या जितने भी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, तो वो सब कोई 65 का है, कोई 70 का है, कोई 75 का है। तो अभी तो बड़ी लंबी इनिंग्स खेली। तो इसके बहाने आपने राहुल गांधी जी को भी एक सीख दे दी कि अभी आपकी जर्नी चल रही है, अभी थोड़ा और सीखना बाकी है। नहीं, इसे क्यों कह देंगे? राहुल गांधी हमारे नेता है, हम कौन होते हैं सिखाने वाले? लेकिन 60 के बाद अभी परिपक्व के आदमी नेता हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राहुल जी पूरे परिपक्व हैं। ऐसा नहीं है, हम जब 27 साल के एमएलए थे तब हमने कितने काम कराए थे पंडित नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह से मथुरा के। वो जोश अलग होता है, और जोश में आदमी बहुत कुछ चीज़ें करता है, बड़ी बड़ी चीज़ें करता है, और फिर परिपक्वता में आदमी थोड़ा स्लो चलता है पर काम बड़े करता है। जब मनमोहन सिंह और प्रदीप माथुर जी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के तौर पर कौन अच्छे देखे? मैंने आपसे कहा, मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। ये बोलते ज़्यादा हैं और काम कुछ नहीं करते। ये सपने दिखाते हैं और सपने बेचते हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? देखिए, ये तो फिल्म इंडस्ट्री का काम है किसके ऊपर कैसे फिल्म बनाए। मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही देश के माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं, फंड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। देश की वो हालत जब थी, जब कांग्रेस यूपीए सत्ता में थी, देश रिसेशन में चला जाता, मंदी के दौर पे चला जाता, पर देश माननीय मनमोहन सिंह जी की वजह से ही बच गया।
और देश मंदी के दौर में नहीं गया भारत। ये जो फिल्म बनाई गई उसे आप सही मानते हैं कि गलत मानते कोई नहीं, गलत नहीं मानते। उन्होंने जो चरितार्थ किया है वो उनका काम है, और ये डेमोक्रेसी है, मैंने कहा लोकतंत्र है, क्रिटिसिज्म भी सहना चाहिए, और आपकी जिंदाबाद हो रही है तो उसे भी सुनना चाहिए। जिंदाबाद से अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहिए, और क्रिटिसिज्म को ध्यान से सुन के अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे प्रदीप माथुर जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और राजनीति में यहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से आगे भी सफ़र जारी रहेगा। फिर शख्सियत से एक और होगी, शख्सियत में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात लगातार इसी तरीके से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के नमस्कार। सर, पद्मश्री पुरस्कार से आपको नवाजा गया, बहुत लोगों का सपना होता है पद्मश्री, तो ये कैसे संभव हुआ और कैसे ये अचीवमेंट मथुरा के लिए, क्योंकि मथुरा के लिए भी बहुत एक गौरवान्वित करने वाली बात है। एक दिन यकायक मेरे एक मित्र श्री सुरेश चतुर्वेदी ने कहा कि आप पद्मश्री के लिए आवेदन करिए। तो मैंने कहा कि ना तो मैं उतना योग्य हूँ और न मेरे पास ऐसा कोई प्रभाव है जिससे कि ये सम्मान प्राप्त हो सके। बोले प्रयास करने में कोई कठिनाई नहीं है, और मैंने उनकी इस बात से प्रभावित होते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दिया पद्मश्री के लिए। 25 जनवरी को मुझे गृह मंत्रालय से ये सूचना मिली कि आपका पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक सूचना थी। और फिर 25 जनवरी को ही जो समाचार था वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, तो विश्वास हो गया कि गृह मंत्रालय का सही सूचना है। सही है। और उसके पश्चात फिर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने आसपास के जो समाचार पत्र थे उनसे फ़ोन आए, और मुझे जो बधाई के साथ साथ कुछ विवरण पूछा गया वो मैंने बताया। तो मुझे जब मैंने ऑनलाइन आवेदन किया तो कोई ये विश्वस्त रूप से मन नहीं था कि मुझे पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हो जाएगा। एक कर दिया, और ईश्वर की कृपा और संतों का आशीर्वाद, मित्रों की शुभकामनाएं, सभी से ये सम्मान प्राप्त हो गया। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सफ़र, क्योंकि मुकाम सबको दिखता है लेकिन वो सफ़र हर व्यक्ति नहीं देख पाता, तो क्या लगता है कि ये जो पद्मश्री का जो सम्मान मिला है वो काफ़ी पहले मिल जाना चाहिए था? मेरे सभी शुभचिंतक और मित्र तो इस बात को कहते हैं, लेकिन नियति का तो ये एक अलग क्रम है। हर चीज़ उसके अपने समय से होती है। मेरी साधना तपस्या जो भी आपके हैं वो अनवरत थी, और जब उसका समय आया तो ईश्वर ने कृपा की